हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR UPBSC क्लासेस में, जहां पर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो पहली यूनिट हमारी है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो जूलॉजी का पेपर हमारा है, उसमें टोटल 8 यूनिट हैं और इन टोटल 8 यूनिट में से हम आज पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस पहली यूनिट में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है भाई, हमारा साइटोलॉजी ही है, पहला यूनिट हमारा साइटोलॉजी के लेवल पर ही है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह इसमें देखने पार्ट 1 के रूप में। और इसमें जो इंट्रोडक्शन हो सकता है सेल का, वो किस तरीके से हम दे सकते हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इस यूनिट से, उस पर चर्चा करेंगे। निश्चिंत रहे बच्चों, हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं सेल। जैसा कि आप सभी को पता है, पढ़ाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि एक तरफ आप सभी साथियों को हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ इंग्लिश में मिलेगा। हालांकि ये वाली पीडीएफ में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों तरफ इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की अगर हम बात करें, यानी कि हम यहाँ पर सेल की ही बात करेंगे। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कोशिका। सभी लोग क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोशिका क्या होती है, और इस कोशिका का आज हम बात करने वाले हैं परिचय। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। भाई थोड़ा सा परिचय लेते हैं सेल से, पूछते हैं भाई आप बताइए कैसे हैं। तो सेल कहता है आई एम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल कह रही, मैं नहीं कह रहा। इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखोगे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक, ठीक है, फंक्शनल बोले तो क्रियात्मक, और जेनेटिकल बोले तो वंशागति, वंशागति की यूनिट यानी इकाई होती है ना, इकाई होती है। तो याद रखोगे बच्चों, अगर सेल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो बड़ा सिंपल है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि इट इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा मास होता है, ये कैसा होता है बेटा? एक ऐसा मास होता है जो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है किससे? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बेटा सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो इसी के ऊपर होगा। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। तो चाहे आप सेल मेम्ब्रेन को हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हो, प्लाज्मा लेमा को हो, ये बात हमारी सेल की ही है। ठीक है, अब एक खास बात यह है कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, है ना, कोशिका के अध्ययन को। जो कोशिका हमारी है, कोशिका के अध्ययन, ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, या इसको हम लोग सेलुलॉजी के नाम से भी जानते हैं। साइटोलॉजी या सेलुलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसके ऊपर पूरी पूरी एक किताब बनी हुई है, आप पूरा डिटेल में पूरी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की कोशिका होती है, सब आप लोगों को देखना है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनल, सब आप डिटेल में जानोगे। ठीक है, देखो साइटोलॉजी का कुछ यहां पर मीनिंग है। साइटो जो टर्म लिया गया है, साइटो, वो साइटोस से लिया गया, और साइटोस का मतलब होता है सेल। और लोजी जो टर्म लिया गया बेटा, उसका मतलब होता है लोगस से, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल is known as साइटोलॉजी। याद रखोगे भाई, कोशिका के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी एंड इट इंक्लूड
इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। भाई हमको सेल का स्ट्रक्चर देखना है, इसका फंक्शन देखना है और उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है द वर्ल्ड सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कोशिका जो टर्म आया, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, है ना? तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेलुला, डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड derived from the word cellula which is means hollow cavity, खोखली गुहा। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? खोखली गुहा, hollow cavity। ठीक है, तो सेलुला से सेल के शब्द की उत्पत्ति हुई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा? सेलुला से हुई। ये सारे के सारे नए लेक्चर हैं बेटा, न्यूली फॉर्म में शूट किए जा रहे हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला सेमेस्टर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ, जल्द ही आगे के सेमेस्टर की भी क्लासेस आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। तो आप लोग देर ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ। ठीक है, जिससे हम मोटिवेट होंगे और बहुत सारे लेक्चर्स हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि हु इज अलाइव, जीवित कौन है? तो आप कहेंगे ऑल दोज ऑर्गेनिज्म, वो सब ऑर्गेनिज्म जीवित हैं, आर अलाइव ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, इन विच द एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, जिनके अंदर क्या हो रही है? कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जैसे वृद्धि की बात करें, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करें, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की बात करें, रिप्रोडक्शन, जनन की बात करें, लोकोमोशन, गमन की बात करें, सर्कुलेशन, ठीक है, परिसंचरण की बात करें, और मूवमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोगों को आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा। बहुत सिंपल सा है, विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन हो नहीं सकता, और ये जरूरी नहीं कि हर प्रकार का मूवमेंट लोकोमोशन हो। ठीक है, आर फाउंड, दे आर कॉल्ड लिविंग। हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी बेटा? ये सारी एक्टिविटीज जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? लिविंग कहलाते हैं, जीवित कहलाते हैं। अब बात आती है हु इज अलाइव, जीवित कौन कौन है ना? तो आप कहेंगे ओनली 3 ऑर्गेनिजम्स आर अलाइव ऑन होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर केवल 3 ही ऑर्गेनिज्म जीवित हैं। अरे सर हम लोग क्या पागल है क्या? नहीं, हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। एक कैटेगरी है जिसको एनिमल कहते हैं, तो एनिमल की कैटेगरी में ह्यूमन भी आता है। अपने आप को अलग मत समझिएगा। कहते हैं ना कि जब कभी समझ नहीं आता है तो जो पापा मम्मी होते हैं वो कहते हैं तुम बने बनाए गधे हो, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं आता, है ना? तो गधे हो मतलब गधा अलग है, लेकिन हमारी तुलना उससे कर दी जाती है, गधे हो बने बनाए तुम्हें कुछ नहीं आता। तो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ह्यूमन अपने आप को बड़ा ये ना समझे तोप कि मैं ह्यूमन हूँ। हाँ ठीक है, आपका आईक्यू लेवल अन्य ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा है, तो इसलिए आप ठीक है, अच्छी बात है, तोप समझ रहे हैं। आप शेर को पिंजड़े में कब्जा कर लिए हैं, कभी अकेले जाकर के दिखाओ, वो तब भी कब्जा कर पाते हो जब पूरी टीम जाती है, इंजेक्शन वगैरह देते हो तब जाकर के कहीं कब्जा कर पाते हो, अदरवाइज समझ लो क्या हाल होगा। तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, आप ये नहीं कहेंगे ये वो ये जीवित है, नहीं। जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई दें वो सारे के सारे अलाइव हैं। प्लांट्स एज वेल एज प्लांट, प्लांट तो भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लांट के एनिमल जीवित नहीं रह सकता और बिना एनिमल के प्लांट जीवित नहीं रह सकते। एक घड़ी हम ये कह सकते हैं कि प्लांट तो सर्वाइव कर सकता है कैसे ना कैसे जुगाड़ से, लेकिन एनिमल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमको फूड देता है, प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देता है, और ये जब चीजें नहीं मिलेंगी तो हम मर जाएंगे। तो हमें इन्हें नहीं काटना है, और प्लांट्स तो किसी का नुकसान करते नहीं है यार। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। अगर ये ना होते तो ये जो है ना, ये एनिमल और प्लांट, ये अर्थ के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा संख्या में होते, और होते भी तो होते ही होते, लेकिन हमें जो घर बनाते हैं ना, हम लोग बहुत अच्छे से घर बनाने से पहले भूमि पूजन करते हैं। ये सब हम लोग किसके ऊपर कर रहे होते? जो हमारे एंसेस्टर ही रहे होंगे, जो हमारे एंसेस्टर थे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनकी डेड बॉडीज पे कर रहे होते। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंपोजर का काम करता है। इसका काम करता है बच्चों, डीकंपोजर। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है बेटा? अपना एग्जिस्टेंस बनाता है, अपना
दायित्व तो बनाता है कि भाई मैं भी हूं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले आए, बाद में एनिमल और प्लांट का डेवलपमेंट हुआ होगा साथ साथ, है ना, इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई जीव के प्रकार की बात करें तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल द ऑर्गेनिज्म आर इन टू टाइप्स, है ना। भाई जो नंबर है, जो संख्या है, उसके आधार पर, है ना, जो कोशिका की संख्या है उसके आधार पर अगर हम जीवों की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोले तो एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोले तो बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। तो पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में जितने भी प्रोटोजोन्स आते हैं, है ना, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेन, टेट्रा, आप लोग जब आओगे हायर क्लासेस, मतलब थर्ड ईयर में आओगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में यही सब पढ़ना है। और जो हमारे लखनऊ वाले बच्चे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिफ्लेटेड वाली यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, उनको तो पहले ही सेमेस्टर में ये सब पढ़ना है। कोई बात नहीं, उसका भी सिलेबस और क्लासेस में जल्दी लेकर के आऊंगा। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ द सेल। भाई जो डिस्कवरी है, जो सेल की खोज है, वो कैसे हुई उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना है और शुरुआत से आप जानते हैं, आपको पता है, इसलिए फटाफट हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? इन 1665 फ्रॉम अ थिन पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की एक पतली लेयर से 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था। ठीक है, ही ऑब्जर्व, इन्होंने देखा कॉर्क सेल वॉल। किसको देखा था? कॉर्क की सेल वॉल को देखा था। अंडर सेल्फ बिल्ड माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा स्वनिर्मित बनाई हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा। इन विच द सॉ, और इन्होंने देखा अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनी कॉम्ब लाइक। अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनी कॉम्ब लाइक, मतलब हनी कॉम्ब कहने को तो समझते हो, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है? हेक्सागोनल शेप में कुछ इस तरीके से बना होता, लाइक दिस। इस तरीके से स्ट्रक्चर को इन्होंने कुछ महसूस किया था, अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो इन्होंने कह दिया ही विच द सॉ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनी कॉम्ब लाइक एंड ही गिवन अ नेम, और इन्होंने नाम दिया क्या? दिस स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को, और इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया बेटा? सेलुला। इसीलिए सेलुलोलॉजी भी हम कहते हैं साइटोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ द सेल पिक्चर वाज पब्लिश इन द बुक। इन्होंने अपनी एक जो बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक में इस पिक्चर को शो किया था, द सेल पिक्चर, सेल की जो पिक्चर है इसको पब्लिश किया था किसमें? एक बुक पे जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सेल वाज पॉसिबल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड लेटर। जब, भाई देखिए, कोशिका का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन हमने तब कर पाया जब हमारे पास में डिटेल्ड या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आगे चल करके जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया, जब बनाया गया, तब हमने कोशिका के बारे में और भी ज्यादा और भी गहराई से अध्ययन कर लिया। और आज भी उस पर चर्चा चल रही, उस पे काम चल रहा है। एंड द लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो जीवित थी या अजीवित थी? तो आप कहेंगे सर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने सेल वॉल को देखा था, और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है ना, सेल वॉल डेड होती है, इसीलिए नॉन लिविंग को इन्होंने देखा था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब नॉन लिविंग रॉबर्ट हुक ने देखा तो लिविंग सेल को किसने खोजा? तो आप कहेंगे द लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एक वैज्ञानिक था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। ठीक है, एंड ही नेम द लिविंग सेल वाज गिवन एनिमल क्यूल। और क्या नाम दिया इन्होंने? एनिमल क्यूल नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये जो लिविंग सेल खोजी थी इसको एनिमल क्यूल कहा था। इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारा हाइपोथेसिस है, वो बाद में आप लोग पढ़ते रहिएगा। यहां पर तो फिलहाल जो एक समरी है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेटा जिन्हें आप याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये अगर याद हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर सॉल्व हो जाएंगे।
जिसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखा है द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, जो मॉडर्न साइटोलॉजी है उनका नाम क्या है, तो कार्ल पी सॉनसन। कार्ल पी सॉनसन, सॉनसन साहब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के पापा हैं। तीसरे नंबर पर देखिए लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। भाई हमारे भारत में भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है किन्हीं किन्हीं चीजों पर, तो साइटोलॉजी मतलब सेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्क किया है। और इनका क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा अरुण कुमार शर्मा। एक अरुण कुमार शर्मा जी रहे हैं जो हमारे इंडियन साइटोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इनकी बुक भी प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। फोर्थ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटोइन वॉन लीवेनहॉक। एंटोइन वॉन लीवेनहॉक जो है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही डिस्कवरी की थी। जो लिविंग सेल देखा था वो बैक्टीरिया के रूप में देखा था। फिर उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर बनता है द नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर पुणे में स्थित है। कहां स्थित है, पुणे में। सिक्स पॉइंट बनता है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर स्थित है, तो भुवनेश्वर में मतलब बनाया गया है। सेवंथ पॉइंट है एडवांस सेंटर फॉर सेल एंड क्रोमोसोम रिसर्च कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कोलकाता में है। अब कोलकाता का नाम लेते ही दहशत सी आती है, सभी जानते हैं जो केस हुआ है। आठवां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर न्यू दिल्ली। नाइन्थ पॉइंट है सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। और आखिरी 10th पॉइंट है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ICGEB कहां पर है, तो आप कहेंगे सर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो कुछ 10 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैंने यहां पर दिए हैं जो की पॉइंट के रूप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कोशिका के थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, है ना। कोशिका सिद्धांत, है ना? कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोशिका सिद्धांत को अच्छे से समझिएगा। अच्छा यहां पर हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको मिल रहा है नोट्स, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, देखो सबसे पहले सेल थ्योरी को सर्वप्रथम बॉटनिस्ट स्लीडन, एक वैज्ञानिक थे स्लीडन जो कि बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में, तथा जूलॉजिस्ट शॉन, एक जूलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे, जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, शॉन, जिन्होंने 1839 में, तो 1838 और 1839 याद रखिएगा, 1838 1839, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के प्रपोज किया था। तो कोशिका विज्ञान में जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्लीडन एंड शॉन ने दिया था। स्लीडन कौन थे भैया, स्लीडन बॉटनिस्ट थे, और शॉन कौन था, शॉन जूलॉजिस्ट थे। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है स्लीडन 1838 ने कई प्लांट्स का अध्ययन किया एवं इन्होंने पाया कि ये सभी प्लांट्स कोशिका से निर्मित होते हैं। मतलब स्लीडन ने क्या देखा, स्लीडन ने देखा, स्लीडन ने किसका अध्ययन किया, भाई कोई बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है किसी का ध्यान तो गया वहां पे। स्लीडन ने ध्यान दिया कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो पूरा बॉडी बना होता है वो किससे बना होता है बेटा, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। ये बात बताई स्लीडन ने। अच्छा शॉन भी कोई कम नहीं थे, शॉन ने क्या किया कि इन्होंने एनिमल सेल का अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने एनिमल सेल का अध्ययन किया और पाया कि एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है। एनिमल सेल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन द्वारा क्या रहती है बेटा, कवर्ड रहती है। और यही नहीं रुके, इसके साथ साथ इन्होंने प्लांट सेल का भी अध्ययन किया। और जब प्लांट सेल का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी एनिमल का तो इन्होंने अध्ययन किया ही किया, किसने, शॉन ने। किसने बेटा, शॉन ने। स्लीडन ने तो केवल प्लांट्स का अध्ययन किया और उन्होंने बता दिया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन शॉन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एनिमल के बारे में तो देखा ही देखा, लेकिन साथ साथ इन्होंने प्लांट्स का भी अध्ययन कर लिया, लगे हाथ, है ना। तो एनिमल्स के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये बात इन्होंने कही। और जो प्लांट्स हैं भैया, इसका जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट्स के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो जो एनिमल्स में नहीं पाई जाती, लेकिन सेल वॉल के साथ साथ यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी इन्होंने देखी।
किसने? सॉन ने। तो एक बात सॉन ने कही क्या कि सॉन ने कहा कि प्लांट और एनिमल्स सेल एवं उनके प्रोडक्ट उत्पादों से निर्मित होते हैं। भाई इन्होंने एक बात कह दी कि जो जितने भी जंतु और जितने भी पादप है ये सभी के सभी अपनी कोशिका से और कोशिका के प्रोडक्ट से उत्पादों से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही? सॉन ने कही। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना ही तो स्लीडन और ना ही तो सॉन ये बता ही नहीं पाए कि सेल एक्चुअल में आई कहां से। देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार से स्लीडन व शॉन ने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, लेकिन यह सेल थ्योरी अधूरी थी, कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं थी। कंप्लीट सेल थ्योरी क्या है? देखिए एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि स्लीडन व शॉन यह नहीं बता पाए कि नई कोशिका की ओरिजिन कैसे होगी, यानी कि जो नई सेल है उसका ओरिजिन कैसे होगा, ये स्लीडन और शॉन नहीं बता पाए। जब स्लीडन शॉन ये बात नहीं बता पाए कि नई सेल की ओरिजिन कैसे होगी, तभी 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 एक नए वैज्ञानिक का जन्म होता है और वो करीबन 1855 में, है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रुडोल्फ विर्चो जैसे महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। 1800 मतलब जन्म होता है और 1855 में आकर के इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सुना होगा आपने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। अब सर ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग क्या है? तो ओमनी सेलुला और ई सेलुला कहती है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स हैं वो जो अराइज हैं, वो जो बनी है, वो अपने पहले से उपस्थित कोशिका से मिलकर के ही बनी है। अब ये बात तो थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी ओमनी सेलुला ई सेलुला उनका, लेकिन बात कायदे की है। भाई जो सेल आई है वो बनी तो अपने पुरानी सेल से ही, अपनी पेरेंट सेल से है। तो यही तो बात इन्होंने कह दी केवल, और ये छा गए, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। सेल एक्चुअल में कैसे बनी इसके लिए आपको इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला सेलुला को कॉन्सेप्ट दिया, जिसका अर्थ होता है कि हर नई कोशिका की ओरिजिन पूर्व उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। ठीक है, और इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। सही बात है, और हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये बात भी इन्होंने बताई, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और क्या कहा इन्होंने? और कहा कि सेल थ्योरी सब, अच्छा एक बात और भी बात है यहां पर, क्या कि जो सेल थ्योरी है ना भैया, ये सेल थ्योरी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर लागू होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल थ्योरी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो जीवित जीवों पर लागू होती है। अगर आप लिविंग हैं तो सेल थ्योरी आपके ऊपर लागू हो रही है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, बायोलॉजी में कहा करता हूं कि बायोलॉजी अगर आपने ली और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी में आपको हर एक कदम पर, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो हर एक कदम के मोड़ पर आपको एक्सेप्शन खड़ा मिल जाएगा। अभी आप क्या पढ़ के आ रहे थे, आपने अभी सेट किया था अपना दिमाग कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, यही होता है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े दिमाग में ना गया, अरे यार अभी तो मैं पढ़ के आया था ये होता है, इस ऑर्गेनिज्म में ये बात क्यों है भाई, उसमें नहीं थी इसमें क्यों है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक्सेप्शन क्यों है, अभी तुमने देखा था ये है, अब ये हो गया। समझ रहे हो? तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन मिलेगा तो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो अभी से, है ना। एक्सेप्शन से हमको इरिटेट नहीं होना है, एक्सेप्शन को समझना है और यहीं से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि वायरस बोले तो विषाणु पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती। अभी मैंने बोला कि सेल थ्योरी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लागू होती है, लेकिन जो वायरसेस होते हैं इनके ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती। देखिए लिखा हुआ है वायरस सब सेलुलर नेचर अधोकोशिकीय प्रकृति के होते हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायरस सब सेलुलर नेचर के होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी बोले तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अर्थात यह होस्ट के बॉडी में ही पैरासाइट के समान जीवित रह सकता है तथा बॉडी के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये वायरस का नेचर है ना। और वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती, इसलिए वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। तो वायरस के ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं हो रही है, इसी कारण वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की हम क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो भाई अब हम सिग्निफिकेंस थोड़ा देख लेते हैं सेल थ्योरी का क्या है। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सेल थ्योरी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन
व हायर एनिमल्स व प्लांट्स तक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक स्ट्रक्चरल व फंक्शनल समानताएं बोले तो सिमिलरिटीज को प्रदर्शित करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सेल थ्योरी क्या कहती है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, सेल थ्योरी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो बैक्टीरिया से लगा करके हायर लेवल तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सभी के ऊपर ये सेल थ्योरी अपना छाप छोड़ती है, ठीक है, अपनी सिमिलरिटीज को शो करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में तथा बॉडी के किसी भी पार्ट में पाई जाने वाली सेल्स की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है। चाहे आप बैक्टीरिया की बात कर लो, एनिमल की बात कर लो, प्लांट की बात कर लो, इन सबका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, ठीक है। और ऑल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग के रूप में पाई जाती है। तो भाई जो सभी सेल्स हैं, चाहे आप प्लांट सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात करो, बैक्टीरियल सेल की बात करो, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के बाहरी वाले पोर्शन में सेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन आप आंतरिक लेवल पर देखेंगे, इंटरनली देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जरूर पाई जाती है। तो चाहे प्लांट सेल हो या कोई भी सेल हो, किसी भी प्रकार की सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन कवरिंग के रूप में पाई जाती है तथा सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके, छोड़कर, ठीक है। ऑल टाइप की सेल्स में फंडामेंटल एक्टिविटीज जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया आदि एक्टिविटीज समान होती हैं, ठीक है, समान प्रकार से पाई जाती हैं। इससे ज्ञात होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स सिमिलर एंसेस्टर से प्रोड्यूस हुए हैं। और ये बात तय करती है कि भाई, क्या बात तय कर रही है? ये बात तय कर रही है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल है उनके अंदर जितनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर समान तरीके से पाई जा रही है। और ये बात तय होती है और ये बात निकल करके आती है कि जब समान तरीके से अलग अलग प्रकार के जीवों में एक जैसी ही एक्टिविटी पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे के एंसेस्टर माने जा रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? चलो हम थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ सेल के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कोशिका के घटक, इसको हिंदी में कहेंगे तो हम बोलेंगे कोशिका के घटक, ठीक है, कोशिका के घटक। अब कंपोनेंट ऑफ सेल में सबसे पहले आप सेल को अगर आप देखें तो सेल में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो एक तो आपको सेल बाउंड्री दिखाई पड़ेगी जो सबसे बाहर की तरफ है, उसके बाद में आपको सेल के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। भाई यही तो एक सेल है, मान लो एक सेल है, इस सेल को हम बाहर से देख रहे हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यही चीज तुमको दिखाई पड़ रहा है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। यही तीन चीजें तो दिखाई पड़ रही हैं। चलो सेल बाउंड्रीज की बात करें तो सेल बाउंड्रीज में बेटा एक तो सेल वॉल पाई जाती है और दूसरा सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है सर। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कहाँ मिलेगी? प्लांट्स में मिलेगी, और सेल मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी? एनिमल्स में मिलेगी, एनिमल्स में मिलेगी, और प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी मिल रही है और एनिमल में भी मिल रही है। बस एनिमल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलता, प्लांट में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। इसके बाद में साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, एक तो हैलोप्लाज्म में डिवाइड किया गया है और दूसरा ट्रोफोप्लाज्म में डिवाइड किया गया है। हैलोप्लाज्म क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे हम वाटर देखते हैं ना, वाटर उदासीन होता है, वाटर, तो ये हाइलोप्लाज्म को आप वाटर मान के चलो। जब इसके अंदर धीरे धीरे ये सारे के सारे कंपोनेंट इंक्लूड होने लगेंगे तो हाइलोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे एक कॉन्सेप्ट में दूंगा, उसके माध्यम से आप पूरा का पूरा सेल का कंपोनेंट समझ जाओगे। ट्रोफोप्लाज्म की बात करें, न्यूक्लियस को बाद में डिस्कस करेंगे, तो ट्रोफोप्लाज्म में दो चीजें आती हैं, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं बेटा, और दूसरा आता है नॉन लिविंग इंक्लूजन्स या ड्यूटोप्लाज्म। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स कहो या इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दो चीजें आपकी ट्रोफोप्लाज्म में इंक्लूड की गई हैं। हम सबसे पहले बेटा सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। भाई सेल ऑर्गेनेल्स जो पाए जा रहे हैं सेल के अंदर, हम उसकी बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स बेटा दो टाइप के होते हैं,
एक तो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या समझते हो भाई? हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कहने का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ बाउंड्रीज प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, मतलब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है और एक ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। जिनमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो कौन कौन से हैं? तो ये दो तरीके के हैं। इनको भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो गया, है ना? एक डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो गया, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो गया, डीएमबीसी, एसएमबीसी। डीएमबीसी में कौन आता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में कौन आता है? अच्छा, डबल मेम्ब्रेन में कौन आता है? तो यहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये आते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में बाकी बच गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सीलिया, फ्लैजेला, है ना? ये सारे के सारे आते हैं। अब मेम्ब्रेन लेस यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं है, तो एक तो आपका आता है सेंट्रोसोम, दूसरा आता है राइबोसोम। अरे सर राइबोसोम, हाँ राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है लेकिन कैसा है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। और तीसरा हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नॉन लिविंग इंक्लूजन्स और ड्यूटोप्लाज्म की बात करें तो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो तीन तरीके का होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में हम बात कर रहे हैं। एक तो रिजर्व प्रोडक्ट होता है जो रिजर्व रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हो गया, फैट और ऑयल्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके रिजर्व प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे। दूसरा होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है, सेल से एक्सक्रीट होता है। जैसे हम एल्कलॉइड्स की बात करें, है ना, एसेंशियल ऑयल्स की बात करें, जो ऑयल्स निकाले जाते हैं वो सेल से ही निकाले जाते हैं। गम की बात करें, गोंद, है ना, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, लेटेक्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, और रेजिन, रेजिन भी हम क्या करते हैं सेल से ही प्राप्त करते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में आ गया। और जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी मतलब जो एक्सक्रीट किया जा रहा है, उत्सर्जित किया जा रहा है। सेक्रेटरी कहने का मतलब जो स्रावित किया जा रहा है, ये उत्सर्जित होंगे, मतलब ऐसी सेल्स जो किसी चीज को उत्सर्जित कर रही है ना, और ऐसी सेल जो किसी चीज को स्रावित कर रही है। दोनों में फर्क है बेटा, ये स्रावित कर रही है, ये उत्सर्जित कर रही है, और ये रिजर्व बोले तो स्टोर कर रही है ना, एकत्रित कर रही है, एकत्रित कर रही है। तो तीनों में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे कलरिंग मैटर हो गया, सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सेक्रीट हो रहा है कलर, है ना। और नेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्टर। हनी को हनी आपने देखा होगा, जो हनी बी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर से नेक्टर को लेने जाती है। तो नेक्टर क्या है? एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, और ये कलरिंग मैटर भी क्या होता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियस की बात कर ले भाई, हमारा आखिरी प्रोडक्ट जो बचा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस, और तीसरा होता है क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ठीक अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, एक कंपोनेंट और बढ़ा लेना यहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और इसको बेटा बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, ये केंद्रिका। और एक क्रोमेटिन फाइबर, गुणसूत्र, गुणसूत्र धागे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुणसूत्र धागे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ 3 से 4 चीजें हमको न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा इंट्रोडक्टिव पोर्शन आज का कंप्लीट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में, और उनको बताइएगा कि अब आपके यूपी की क्लासेस यूपी वाले चैनल के ऊपर मिलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कम और क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो भी बातें हैं, हमारा जो नया वाला चैनल पुराना वाला चैनल है, वहाँ पर आप आकर के लाइव क्लास में जुड़ करके अपनी बातों को रख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम
सीरियल में पूरा का पूरा सेमेस्टर कवर कराएगी। ठीक है? तो आज के लिए साथियों उतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।